साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने वाली है। ज़्यादा पदों पर नहीं आएगी, लेकिन 11,000 पदों पर आएगी। उसी की विस्तृत तैयारी करने के लिए हम आप सभी को सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। जब तक आपका सुपर टेट होगा, एकदम आप मानिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी में आप होंगे। बस आपको क्या करना है कि मेरी सारी वीडियो को इसी तरह देखना है, क्योंकि मैं अब जो आजकल यूट्यूब पर चल रहा है, चलन चल रहा है, पढ़ाने का तरीका चल रहा है, इस तरीके से आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारा मानना है कि आप नहीं पहुंच सकते हैं, उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर, क्योंकि 11,000 वैकेंसी है, कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, टफ होने वाला है, कठिन होने वाला है। तो इसलिए आपको अलग स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। कहाँ से प्रश्न आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो किताबों का अध्ययन करेंगे तभी आप सेल्फ स्टडी से वहाँ ऑप्शन को रिलेट कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको वही रटी रटाई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उससे कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि शिक्षा का पैटर्न बदल चुका है। अभी आपने देखा होगा यूपी टेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट से संबंधित। जैसे सीटेट में पूछता है, आपका कॉमन सेंस देखता है, आपका सोचने का तरीका देखता है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से पूरी चीज़ें, आपको ना फैक्ट छोड़ना है, ना ही किताबों को छोड़ना है। मतलब हर चीज़ आपको पैडागॉजी भी पढ़ना है, प्लस फैक्ट भी पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, एससीईआरटी भी पढ़ना है। आप किसी भी तरीके से आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर नौकरी पानी है, अन्यथा अगर ये केवल दिखाना है कि हमारे इतने नंबर हैं, यूपी टेट में 135 हैं, 140 हैं, तो इससे कोई मतलब है नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का पहला चैप्टर है। इसी तरह के जितने भी चैप्टर होंगे, 15-20 चैप्टर होंगे, इनको एक एक करके मैं 15-20 वीडियो में जितने चैप्टर होगा, जितने भी चैप्टर होंगे उतनी वीडियो देंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं देंगे। तो आज ये शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तो शिक्षा मतलब एजुकेशन। तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में देखिए, महात्मा गांधी जी के शब्दों में देखिए, यहाँ से साथियों, यहाँ से देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक मनुष्य के शरीर एवं मन आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास से है। समझ पा रहे हैं बच्चा? आगे चलते हैं। देखो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। यहाँ इस लाइन को देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए। किसी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को मिलने वाले सर्वोत्तम तथा एक समान अवसर, ध्यान से देखिए, सर्वोत्तम तथा एक समान अवसरों पर निर्भर करती है। मानव अपनी मानसिक क्षमता, चिंतनशीलता एवं सृजनात्मकता के आधार पर न केवल ब्रह्मांड की परिधि को नांगा है, अपितु अधिक आनंददायी जीवन व्यतीत करने की दिशा में भी अग्रसर हुआ है। इस निरंतर प्रक्रियाओं का मूलभूत आधार शिक्षा ही है। शिक्षा ही मानवीय योग्यताओं के विकास की सरलतम, सुव्यवस्थित तथा प्रभावशाली विधा है। यही मुख्य कारण है कि विकास के इस आधुनिक युग में शिक्षा को राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की आधारशिला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आगे चलिए देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं यहाँ पर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की इस आधुनिक युग में जन संचार के माध्यमों से शैक्षिकों ने ज्ञान प्राप्ति और कौशल विकास के नए अल्पनीय मार्ग प्रशस्त किए हैं। मानव कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। यहाँ देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। ये किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। शिक्षा के द्वारा इन जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान कौशल एवं वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो उसे सभ्य, सुसंस्कृत व योग्य नागरिक बनाता है। शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए हमारे समाजशास्त्रों में कहा गया है। अब क्या कहा गया है आगे देखते हैं। देखिए, ये देखो संस्कृत में लिखा है, ऊपर हम दिखाते हैं आपको क्या कहा गया है। उसका अर्थ देखिए, ये कहा गया है अर्थात रूप संपन्न, यौवन संपन्न, चाहे विशाल कुल में पैदा ही क्यों न हो, परंतु अगर विद्या विहीन है तो सुगंधित के
केसुड़े के फूल की भांति शोभा नहीं देते हैं। अर्थात आप बहुत ज़्यादा सुंदर हों या बहुत ज़्यादा यौवन संपन्न हों, चाहे बहुत बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुए हों, इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप विद्या विहीन हैं तो जिस प्रकार केसुड़े का फूल जो होता है उसमें जरा से भी सुगंध नहीं होती, उसी प्रकार आपके जीवन में भी, आपके साथ रहने वाले लोगों में भी जरा से भी सुगंध नहीं होगी। अब धीरे धीरे हम ये भूमिका चल रही है, धीरे धीरे हम मेन टॉपिक पे आएंगे और आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ समझाएंगे। आप लोगों को बस केवल ध्यान से देखते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आप समय देंगे तो आप हर चीज़ समझ जाएंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ एजुकेशन। किसी शब्द के हम बहुत आराम से, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको जाना होगा जाएगा, जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ो। हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं और हम खुद आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ इसको समझ के ही आपको पढ़ना है। किसी शब्द के अर्थ को जानने तथा समझने के लिए, यहाँ पर देखिए शिक्षा का अर्थ हम बता रहे हैं। किसी शब्द के अर्थ को जानने तथा समझने के लिए सरलतम विधा उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानना है। क्या कहा जा रहा है? किसी शब्द के अर्थ को जानने, किसी शब्द के अर्थ को जानने तथा समझने के लिए सरलतम विधा, सबसे सरलतम विधा उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानना। अतः शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए पहले उसके शाब्दिक अर्थ को समझना, यही क्या है? शिक्षा है। मतलब कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए पहले उसके शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। अगर आप शिक्षा समझना चाह रहे हैं तो पहले आपको क्या समझना होगा? उसके शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शिक्षा का अर्थ ध्यान से देखिए, इसमें बताया गया है शिक्षा का अर्थ किस प्रकार बताया गया है। ध्यान से देखो, शिक्षा का अर्थ देखो। शिक्षा आपका एक ये शिक्षा है और एक शिक्षा अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, तो आंग्ल भाषा में एजुकेशन और हिंदी में शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? अगर शिक्षा शिक्ष धातु से आप प्रत्यय लगाकर बनी है, ध्यान से देखिए, यहाँ शिक्ष धातु से आप प्रत्यय लगाकर शिक्षा बना है और एजुकेशन जो है एजुकेटम से मिलकर बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे चलिए ध्यान से देखिए। अब देखो, शिक्षा जो है आपका शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया। इसका शाब्दिक अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। और वहीं पर एजुकेटम देखिए, एजुकेटम ए प्लस डुको। ए का मतलब हो गया अंदर और डुको का मतलब हो गया आगे बढ़ना, मतलब अंदर से आगे बढ़ना। एजुकेशन का मतलब क्या होगा? अंदर से आगे बढ़ना। अब ध्यान से देखिए, एजुकेटम का अर्थ ध्यान से समझिए। एजुकेशन बालक के आंतरिक जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट तथा विकसित करने को ही क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा का दार्शनिक अर्थ, ध्यान से देखिए, यहाँ शिक्षा का दार्शनिक अर्थ क्या है? शिक्षा का दार्शनिक अर्थ में अगर हम बात करें तो जगत गुरु शंकराचार्य, ध्यान से देखो, जगत गुरु शंकराचार्य की दृष्टि में सा विद्या विमुक्त है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मनुष्य में पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। हर्बर्ट इंस्पेंसर को देखिए, हर्बर्ट इंस्पेंसर के अनुसार क्या कह रहा है? इनके अनुसार कह रहा है शिक्षा का तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। आगे चलते हैं। तो देखिए, आपको हम अपनी पुस्तक का एक पेज हम पढ़ा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, दूसरे पेज पे चलेंगे और इसको भी बहुत अच्छे से तुमको समझाएंगे। अब ध्यान से देखो, जॉन डीवी क्या कह रहे हैं? जॉन डीवी के अनुसार योग्यताओं का विकास है, जो शिक्षा है योग्यताओं का विकास है, जो केवल अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है।
संभावनाओं को पूर्ण करने, योग्यताओं का विकास है जो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। सुकरात के अनुसार क्या है? सुकरात के अनुसार क्या है बताइए? सुकरात के अनुसार क्या है? सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। सुकरात के अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ उन सामान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। अरस्तु के अनुसार कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किसके अनुसार शिक्षा है? तो ये अरस्तु के अनुसार है। अब हम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक अर्थ के बारे में देखेंगे। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक अर्थ के बारे में हम देखेंगे तो जर्मन समाजशास्त्री पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा क्या है? जर्मनी के हैं। अब ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेस्टोलॉजी कहाँ के हैं? तो पेस्टोलॉजी आपके कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। पेस्टोलॉजी कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। अच्छा, पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रॉबेल थे। कौन था? फ्रॉबेल भी अपनी एक परिभाषा दे रहे हैं। फ्रॉबेल कह रहे हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। अब फ्रॉबेल की भी बात को ध्यान से सुनिए। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर प्रकट करता है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। कौन कह रहा है? पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रॉबेल हैं। अच्छा, पूछा जाएगा पेस्टोलॉजी कहाँ के हैं तो क्या बता दोगे? जर्मनी के हैं। अब ड्रेवर के अनुसार देखिए बेटा, ड्रेवर के अनुसार क्या है? ड्रेवर के अनुसार क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए बच्चा, ड्रेवर के अनुसार क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। समझ पा रहे हैं? अब हम बात करेंगे शिक्षा का समाजशास्त्री में अर्थ। देखिए, हम एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं और इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। शिक्षा का समाजशास्त्री अर्थ क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ शिक्षा का समाजशास्त्री अर्थ क्या है ये आपसे कहा जा रहा है। शिक्षा का समाजशास्त्री अर्थ। समाजशास्त्रियों के मतानुसार शिक्षा की निम्न परिभाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छा, किसी ने कहा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षा को किसी ने कहा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसी ने कहा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और किसी ने कहा गतिशील प्रक्रिया है, किसी ने कहा समायोजन समायोजन की प्रक्रिया है, किसी ने कहा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी। तो हर तरह के व्यक्तियों ने अलग-अलग, समाजशास्त्रियों ने अलग-अलग प्रकार से शिक्षा को बताया है। तो अब देखते हैं कि द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? इसको हम देखते हैं एडम्स के अनुसार। अब ध्यान से देखो बेटा, एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। कैसी शिक्षा है? शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया। इसके ध्रुव पर सीखने वाला अर्थात एक तरफ शिक्षक होता है और दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है और बीच में आपकी शिक्षा होने लगती है। बीच में क्या होता है आपका? बीच में शिक्षा होता है और एक तरफ शिक्षार्थी होता है, एक तरफ शिक्षक होता है। तो शिक्षार्थी शिक्षक क्या हो गया? द्विध्रुवी प्रक्रिया हो गया। भाई दो ही तो है इसमें, एक शिक्षक है और दूसरा शिक्षार्थी है। आगे चलते हैं बेटा। जॉन डीवी ने भी इसको द्विध्रुवी माना है। देखो साफ साफ लिखा है, जॉन डीवी ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है। क्या कहा है? जॉन डीवी ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के दो ध्रुव होते हैं जो निम्नवत दर्शाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? ये बात है। अब आगे चलते हैं, चलिए छोटा करके इसको देखते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे पेज के लास्ट में किसकी बात चल रही थी? जॉन डीवी ने भी दो ध्रुवी माना है और एडम्स में दो ध्रुवी माना है।
लेकिन इन एडम्स ने एक तरफ शिक्षक एक तरफ शिक्षार्थी रखा है, और जॉन डीवी ने क्या किया है, जॉन डीवी ने एक तरफ मनोवैज्ञानिक और दूसरी तरफ सामाजिक रखा है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तरफ मनोवैज्ञानिक है और दूसरी तरफ सामाजिक है। एक तरफ देखिए मनोवैज्ञानिक है, दूसरी तरफ सामाजिक है शिक्षा। अब ध्यान से देखिए त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने शिक्षा को कहा है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं आपके रायबर्न। कौन हुआ है, रायबर्न है, एक रायबर्न है। इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा को त्रिध्रुवी माना है जिन्होंने निम्नवत दर्शाया है। इनके अनुसार एक शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है और तीसरा पाठ्य चर्चा होती है। अगर पाठ्य चर्चा शिक्षक शिक्षार्थी से चर्चा करेगा ना, तब शिक्षा की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसने कहा है, रायबर्न ने। तो याद रखना कि रायबर्न ने शिक्षा को त्रिध्रुवी कहा है। अब ध्यान से देखो शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंगों से विभाजित किया है। इन्होंने निम्नवत दर्शाया जा सकता है। इन्होंने भी 3 बताया है, शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों ने भी 3 बताए हैं, लेकिन इनके तीनों अलग अलग हैं। एक इन्होंने बताया है कि शिक्षण लक्ष्य, दूसरा इन्होंने बताया मूल्यांकन प्रविधियाँ, तीसरा इन्होंने बताया सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ। तो शिक्षा जो है शिक्षण लक्ष्य और सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ और मूल्यांकन प्रक्रिया, इन तीनों पर निर्भर करती है। ये मूल्यांकन विशेषज्ञों ने बताया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में 4 विकल्प रहते हैं, तो उसमें आपको शिक्षण लक्ष्य और मूल्यांकन प्रविधियाँ सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ दे देगा और एक ऑप्शन अलग से डाल देगा, है ना। एक सतत शिक्षण डाल देगा या कुछ भी डाल सकता है, तो बहुत सारे बच्चे उधर चले जाएंगे। तो इसलिए आपको इसमें ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा इसका भाग नहीं है, तो आपका वही वाला हो जाएगा जो नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं बच्चा, चलिए आगे देखो, इसमें देखो। अब ये यहाँ आ गया शिक्षक जो होता है। यहाँ शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञों ने शिक्षक प्रक्रिया को 3 अंगों में विभाजित किया है जिन्हें निम्नवत दर्शाया। इसमें भी ध्यान से देखिए तो शिक्षक शिक्षार्थी और सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ, इन तीनों को माना गया है। शिक्षक शिक्षार्थी और सीखने सिखाने की प्रक्रिया होगी तब जाके शिक्षा। इसमें भी 3 ध्रुव माने गए, 3 अंग। अब आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। अब शिक्षा का हम संकुचित अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का संकुचित अर्थ पढ़ेंगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ में आप देखेंगे तो शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय विद्यालयी शिक्षा से है। अगर शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करें तो कहाँ से है, विद्यालयी शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में निश्चित समय तथा किसी निश्चित जगह सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया ही शिक्षा है। किसी निश्चित समय तथा किसी निश्चित जगह से सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया ही शिक्षा है। मैकेंजी के अनुसार अगर हम बात करें तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्ण किए गए प्रयास हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चा। तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अब हमारे 2 पेज पूरे हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे पेज पे। हमको लगता है कि ये पेज सही आया नहीं है, थोड़ा ब्लर हो गया है। हमने PDF बनाई है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ही इस पेज में थोड़ा दिक्कत है, आप लोग एडजस्ट कर लेना बेटा। चलिए इसमें शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखा है। आगे चलिए शिक्षा के कार्य हैं। शिक्षा के कार्य मोटा मोटा देख लीजिए ध्यान से बेटा। इसमें ध्यान से देखो तो शिक्षा के कार्य लिखा है। शिक्षा के कार्य ध्यान से देखो, यहाँ पर शिक्षा के कार्य लिखा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा में शिक्षा के कार्य का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा का सामाजिक जीवन में बहुत योगदान है, मानवीय जीवन में बहुत योगदान है। सामाजिक, मानवीय, राष्ट्रीय और अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं।
इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चा। इसमें ध्यान से देखो, जीवन में राजनीतिक दृष्टिकोण में राष्ट्र का निर्माण, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, राष्ट्रीय जीवन में राजनीतिक दृष्टिकोण से शिक्षा राष्ट्र निर्माण का साधन है, जिसे निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। देखो, शिक्षा होगी, अच्छी शिक्षा होगी, यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हम आपको इसको बड़ा करके दिखाते हैं, इसको ध्यान से देखो आप लोग। हाँ, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आपके पास शिक्षा होगी, अगर आपके पास शिक्षा होगी तो राष्ट्र की भावना का विकास हो जाएगा। अगर राष्ट्र की भावना का विकास होगा तो आदर्श व आप श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे और तभी जाके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात थी। आगे चलते हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को थोड़ा राधा कृष्णन जी के बारे में बताया जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने शिक्षा के मानवीय होना आवश्यक माना है। इनके अनुसार शिक्षा में केवल बौद्धिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता न देकर, अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने कहा कि शिक्षा में केवल बौद्धिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता न दिया जाए? तो यहाँ सीधा सीधा देखो लिखा है कि राधा कृष्णन जी ने के द्वारा बताया जाए, शिक्षा में केवल बौद्धिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता न देकर किसको आत्म अनुशासन तथा हृदय की पवित्रता पर बल दिया जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? आत्म अनुशासन तथा हृदय की पवित्रता पर बल दिया जाता है। मानव जीवन के संदर्भ में शिक्षा के कार्यों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिए शिक्षा में देखिए कौन कौन सी चीज़ आ जाती हैं, ध्यान से देखो। शिक्षा आत्मनिर्भरता, शिक्षा से क्या आ जाती है? आत्मनिर्भरता आ जाती, मानवीय जरूरतों की आपूर्ति हो जाती है, मानवीय मूल्यों का विकास हो जाता है, जीवन की तैयारी हो जाती है और व्यावसायिक योग्यता भी शिक्षा से ही आ जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें शिक्षा के। अब थोड़ा स्वामी विवेकानंद के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये लोग हैं और इनके द्वारा भले ही एग्जाम में ना आए, लेकिन इन्होंने क्या कहा है इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, इस जगह पे देखिए, आत्मनिर्भरता, रुक जाइए, ध्यान से देखो, आत्मनिर्भरता के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान से देखो, आत्मनिर्भरता के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अब एक छोटी सी परिभाषा और है बच्चा, इसको ध्यान से सुनो। विलमार्ट के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी है। शिक्षा जीवन की तैयारी है। ये किसके अनुसार है? विलमार्ट के अनुसार। जॉन डीवी भी कह रहे हैं अपनी बात, इनकी भी बात सुन लिया जाए। जॉन डीवी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती है। शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है, कह रहे हैं शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती है। ये किसका है? जॉन डीवी का है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अब शिक्षा के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य है नहीं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। शिक्षा के बारे में चीज़ें हो गई। अब देखिए मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा जा रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अध्ययन
दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानसिक दर्शन शास्त्र। कौन सा दर्शन शास्त्र? मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में सीमित था। प्राचीन पहले के समय में दर्शन शास्त्र जो था मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में सीमित था, जिसको मुख्य रूप से आत्मा, ध्यान से देखिए, मन, मस्तिष्क, आत्मा, मन और मस्तिष्क की बात अवश्य थी, परंतु वैज्ञानिकता का अभाव था। धीरे धीरे वैज्ञानिकता के प्रभाव में मानव क्रियाकलापों को बढ़ने लगा तो अध्ययन भी अछूता न रहा। आधुनिक काल में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मनोविज्ञान ने स्वयं को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया और एक स्वतंत्र विषय के रूप स्वीकार किए जाने लगा। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान का अर्थ विषय वस्तु में बार बार परिवर्तन आए हैं, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक। समझ पा रहे हैं? जिसका अध्ययन मनोविज्ञान के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। मनोविज्ञान को बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, आ सकता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान का अर्थ को हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है तो ध्यान से देखो। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान का अर्थ ध्यान से देखो। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी से बना है, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी से बना है। मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है वो, चलिए, अब मनोविज्ञान का अर्थ होता है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी से बना है, ठीक है ना। अब मनोविज्ञान का अर्थ ध्यान से देखो। मनोविज्ञान का अर्थ ध्यान से देखो, तो मनोविज्ञान का अगर हम अर्थ ध्यान से देखें तो मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी, क्या लिखा है? साइकोलॉजी शब्द से निकला है। अब ध्यान से देखो, मनोविज्ञान का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मतलब हो जाएगा आपका मन का विज्ञान। क्या हो जाएगा? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ हो जाएगा मन का विज्ञान। और साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। तो साइको, इसमें दो शब्द हैं, तो एक हो जाएगा साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस से बना है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का अर्थ हो जाएगा, साइकी का मतलब होता है आत्मा, ध्यान से देखिए, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब अध्ययन, यानी कि आत्मा के अध्ययन को कहा गया साइकोलॉजी। सबसे पहले आत्मा का ही अध्ययन कहा गया है साइकोलॉजी को, इसीलिए वहीं से ये निकला। आत्मा के अध्ययन, आत्मा को कहा जाता था साइकी और अध्ययन को कहा जाता था लोगस। तो साइकी लोगस, इसी का मतलब साइकोलॉजी हो गया। अब मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, हम इस चीज को देखते हैं। मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से देखते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, दर्शन शास्त्र के पृथक होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान का अर्थ तथा विषय वस्तु में आए परिवर्तनों के अध्ययनोद्देश्य से इसका संक्षिप्त वर्णन निम्न ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ये देखो, चार्ट के अनुसार यह बताया गया है, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या था, आप लोग बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे और बहुत ही सुंदर इसमें बताया गया है। सबसे पहले प्रथम अवस्था देखिए। प्रथम अवस्था में सबसे पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया। क्या कहा गया? सबसे पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया। मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का अध्ययन कहा गया। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसमें मनोविज्ञान को मन का अध्ययन कहा गया। तीसरी अवस्था आती है फिर चेतना, फिर व्यवहार। तो चारों अवस्थाएं आती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीरियल से लगाने के लिए आ जाता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया गया, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। तो इस प्रकार जो है मनोविज्ञान का
विकास क्रम लिखा है, मनोविज्ञान का विकास। आगे हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पेज पे। चलिए साथियों, ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा पीडीएफ बनाया है लेकिन अच्छी पीडीएफ नहीं बन पाई है। इसके लिए बहुत ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अच्छी पीडीएफ बना के लाएंगे, फिर हम उसको अपलोड करेंगे। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में रहेगा। ये पार्ट 1 हो गया है, अब पार्ट भी अब मनोविज्ञान अच्छे से चलेगा। धन्यवाद साथियों।